नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी की क्लास 8 के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। और आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दाब के बारे में, हम बात करेंगे पवन के बारे में, झंझावात के बारे में और चक्रवात के बारे में। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे और हमारे दैनिक जीवन में इन सारी अवधारणाओं का क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं दाब के बारे में कि दाब क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जब स्कूल जाते थे तो आपके बैग की जो पट्टी होती है, जो आपके कंधे पे आती है, वो पट्टी ज़्यादा चौड़ी रहती थी या पतली रहती थी? आप एक बार याद कीजिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो अपना सर पे वज़न उठाते हैं, जैसे कुली हो गए, तो वो वज़न उठाते समय अपने सर के नीचे एक कपड़े को इस तरीके से रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स के, इन सारे सवालों के पीछे एक अवधारणा निकल के आती है, जिसको हम कहते हैं दाब। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दाब क्या है। दाब और कुछ नहीं है दोस्तों, एक बल है। बल जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। ठीक बात है। अगर क्षेत्रफल मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर है और उस पर बल लग रहा है 100 न्यूटन, तो दाब क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो कि इकाई क्षेत्रफल है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे जितना बल लग रहा है, हम उसी को दाब कहते हैं। तो इस तरीके से आप दाब का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। और किसी भी कॉन्सेप्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब का ऐसा ही मात्रक इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कहते हैं। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? पास्कल। जिसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं पीए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने क्या समझा? दाब के बारे में समझा। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है, हम उसको दाब कहते हैं। तो दाब के अगर हम इस्तेमाल की बात करें, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो दैनिक जीवन में इसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे बैग की पट्टियों का मोटा होना। पट्टियों के मोटा होने से होता ये है, जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से आप देखें, दाब जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि दाब और क्षेत्रफल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्योंकि क्षेत्रफल किस में है? आप देखें तो डिनोमिनेटर में है। तो जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, तो उसका किसी भी चीज़ उसके साथ आप देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो बल क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, दाब उतना कम लगेगा। इसलिए पट्टी जब चौड़ी होती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से इस पर इसके हमारे कंधे पर जो लगने वाला दाब है, वो दाब कम हो जाता है। तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके अलावा जो कील होती है, कील की आपने नोक देखी होगी, वो कैसी होती है? अगर ये कील है, तो कील की नोक कुछ इस तरीके की होती है, पॉइंटेड। अब पॉइंटेड इसलिए होती है ताकि जितना भी हम बल इस कील के सिरे पे यहाँ पे लगाएंगे, वो सारा का सारा बल इसी नोक के ऊपर केंद्रित हो जाए। तो क्षेत्रफल अगर कम है, अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल और दाब के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो जो कील है वो किसी भी चीज़ में आसानी से अंदर चली जाएगी। आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज़ को चाकू से काटते हैं तो उसकी धार को बिल्कुल पतला रखा जाता है। पतला इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अगर कम होगा तो सारा का सारा बल जो हम चाकू के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो सारा का सारा बल उसी पतले से क्षेत्रफल, पतले से नोक के ऊपर चला जाएगा, और चाकू से कोई भी चीज़ आसानी से काटी जा सकती है। तो ये दोस्तों सबसे पहले हमने समझा कि दाब क्या होता है, दैनिक जीवन में इसके कैसे-कैसे इसके उपयोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हमने बात करी, चाहे बैग की पट्टी हो, चाहे कील हो, चाहे चाकू हो, ये सभी के सभी ठोस हैं। क्या द्रव भी दाब लगाता है? हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए। अब क्या द्रव भी दाब लगाता है या नहीं लगाता है, उसको समझने के लिए आप इस 2 तस्वीर को देखिए। ये एक शीशे का ग्लास है। इसमें छोटे-छोटे 4 छेद कर दिए गए हैं। अब इस वाले छेद से देखिए, यहाँ पे जो है इसका पानी इतनी दूर तक आ रहा है। इसके ऊपर जो छेद है, उससे पानी यहाँ तक आ रहा है। इसके ऊपर के छेद से पानी यहाँ तक आ रहा है, और सबसे ऊपर से जो पानी है, उससे पानी यहाँ तक आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाऊँगा। दूसरी तस्वीर आप इसको देखिए। इसमें एक पाइप है, इस पाइप में एक बलून को लगाया गया है। पहले वाले पाइप में कोई भी पानी नहीं है, तो बलून बिल्कुल भी नहीं फूला है। दूसरे वाले पाइप में आधा पाइप पानी है, तो बलून थोड़ा-सा फूला है। और तीसरे वाले पाइप में ये पाइप पानी से पूरा भरा हुआ है, तो ये जो बलून है ये पूरा फूल चुका है। बलून इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपको इसमें फूला हुआ दिखेगा।
अब इस तस्वीर से आप समझिए कि आखिरकार इस पाइप में पानी के भरने से बलून क्यों फूला। क्योंकि पानी का जो स्तंभ है, इतनी जो ऊंचाई तक पानी का स्तंभ है, ये स्तंभ इस बलून के ऊपर एक दाब लगा रहा है और इसी दाब की वजह से ये जो बलून है वो फूल रहा है। इसमें कोई भी पानी नहीं था तो बलून में आपको कोई भी फैलाव देखने को नहीं मिला। इसमें आधा स्तंभ था जल का, तो इसमें थोड़ा सा आपको बलून फूला हुआ दिखा। और इसमें जल स्तंभ अगर हमने इतना बड़ा कर दिया तो जाहिर सी बात है इससे दाब भी बढ़ गया, और दाब के बढ़ने की वजह से जो बैलून में फैलाव है वो भी बढ़ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो द्रव है वो भी दाब लगाता है। अब इस वाले तस्वीर की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर इस पॉइंट के ऊपर आप देखें तो कितना पानी है, इतना पानी है। तो यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा। जल स्तंभ जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाले छेद की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले छेद पे चूंकि इतना बड़ा पानी का भार है, इतना बड़ा जल स्तंभ है, तो सबसे नीचे वाले छेद पे जल द्वारा लगाए जाने वाला दाब सबसे ज्यादा है। इसलिए इससे जो पानी निकलता है वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जल के द्वारा लगाए जाने वाला जो दाब है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे छेद की बात करें तो इसके ऊपर कितना पानी का स्तंभ है, इतना। पहले पे कितना था, इतना। तो देख रहे हैं हम, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जल का जो स्तंभ है वो छोटा होता जा रहा है, और जल के स्तंभ के छोटे होने की वजह से जल द्वारा लगाए जाने वाला दाब भी कम हो रहा है, और इसकी वजह से जो पानी दूरी तय कर रही है उसमें भी हमें धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से हमने ये समझा कि द्रव भी दाब लगाता है, और द्रव जो द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो किस बात पे निर्भर करता है, वो द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसमें हमने देखा यहाँ पे द्रव के स्तंभ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दाब लगा और बलून सबसे ज्यादा फूला। हमने क्या देखा, जो सबसे नीचे वाला छेद है, इस सबसे नीचे वाले छेद के ऊपर द्रव के स्तंभ की ऊंचाई सबसे ज्यादा थी, तो इस पे दाब सबसे ज्यादा लगा, और इसीलिए इस छेद से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूर तक गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि द्रव भी दाब लगाता है, और द्रव द्वारा लगाया गया दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस पॉइंट को समझा होगा। अब आपने घर में भी देखा होगा कि पानी की जो टंकियां होती है वो ज्यादा ऊंचाई पर रखी जाती है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम जितनी ज्यादा ऊंचाई पे, यानी आपका अगर नल यहाँ पे है, और अगर आपका नल यहाँ पे है और आपकी टंकी अगर इतनी ऊंचाई पे है, तो ये जो पाइप है, इस पाइप के ऊपर जल स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जल स्तंभ की जब ऊंचाई जितनी ज्यादा, तो जल स्तंभ, जल द्वारा लगाए जाने वाला दाब उतना ज्यादा, तो हमारे नल से इसलिए बहुत आसानी से पानी आ पाएगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये एक 3 मंजिला घर है, 1 2 3 मंजिला घर है, इसके सबसे ऊपर टंकी रखी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि किस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, किस फ्लोर पे पानी का जो फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, पानी सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से किस फ्लोर पे आएगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमने अभी समझा कि द्रव भी बल लगाता है, द्रव भी दाब लगाता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, इसलिए हम देखते हैं कि जल की टंकियां ऊंचाई पर रखी जाती है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि द्रव जिस भी बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन में वो द्रव सभी दिशाओं में बल लगाता है। सभी दिशाओं में बल लगाने का मतलब, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमने छेद कर दिया तो द्रव केवल इधर से ही निकलेगा। अगर हमने छेद इधर किया होता तो द्रव इधर से भी निकलता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो द्रव जिस भी बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन की दीवारों पे सभी दिशाओं में द्रव जो है वो बल लगाता है। तो दूसरे सवाल का जवाब हमें मिल गया कि क्या द्रव भी दाब लगाता है। हाँ, द्रव भी दाब लगाता है, और द्रव द्वारा लगाया जाने वाला दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक बात है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। हमने ठोस के बारे में देख लिया कि ठोस तो दाब लगाता है, हमने द्रव के बारे में देख लिया, द्रव भी दाब लगाता है। अब हम बात करेंगे क्या वायु भी दाब आरोपित करती है, क्या गैस भी दाब आरोपित करती है। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। पानी के ऊपर हमने क्या किया, एक पोस्ट कार्ड को रख दिया। ठीक है, उसके बाद पानी के ऊपर पोस्ट कार्ड को रखने के बाद हमने पानी के ग्लास को उल्टा कर दिया। अब पानी के ग्लास को उल्टा करने पे भी ये पोस्ट कार्ड नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी, जो ग्लास के अंदर का पानी है, उसने उसके द्वारा जो बाहर की तरफ दाब लगाया जा रहा है, और बाहर से जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उससे कम है। इसलिए बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो पोस्ट कार्ड है वो ग्लास से चिपका रहता है, वो नहीं गिरता। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पृथ्वी के चारों
चारों तरफ जो हवा का आवरण है, जो हवा की परत है, हम उसको वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुओं पर एक दाब आरोपित करता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो क्या वायु भी दाब आरोपित करती है? जी, वायु भी दाब आरोपित करती है और इस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि अगर वायु सभी वस्तुओं पर दाब लगाती है, तो क्या हमारे शरीर पर भी दाब लगाती है? और अगर हमारे शरीर पर इतना बड़ा वायुमंडल अगर दाब लगाता है, तो हम फिर भी हमारे शरीर का आकार क्यों नहीं बदलता? हम अपने शरीर पे इस दाब को महसूस क्यों नहीं करते? तो उसका आंसर ये है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर में जिस तरीके की क्रियाएँ होती है, उस तरीके की क्रियाओं की वजह से हमारे शरीर में एक अंदर से भी एक दाब लगता है बाहर की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से समझिए कि हमारे शरीर में अंदर की तरफ का जो दाब है, हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है, वो एटमॉस्फेयर द्वारा लगाए जाने वाले बाहर के दाब के बराबर होता है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए हमें अपने शरीर पर वायुमंडलीय दाब का एहसास नहीं होता है। अब जैसे-जैसे आपने देखा होगा कि पर्वतों के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है और जैसे-जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, वायु का स्तंभ छोटा हो जाता है और वायु के स्तंभ के छोटा होने की वजह से वायु द्वारा लगाए जाने वाला जो दाब है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, उसमें भी कमी आती जाती है। ठीक है? तो हमारे शरीर पर भी दाब लगता है, लेकिन हम इस दाब को महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो दाब लग रहा है बाहर की तरफ और हमारे शरीर के ऊपर से जो अंदर की तरफ दाब लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए हम वायुमंडलीय दाब के द्वारा नहीं दबते हैं। अगर मैं वायुमंडलीय दाब की मात्रक की बात करूँ, तो इसको हम मिलीबार में और इसको हम लिखते हैं एमबी, इस तरीके से मापते हैं। अगर 1 मिलीबार की बात करूँ, तो इसमें 100 पास्कल होते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था, जो पास्कल है वो दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है? ये दाब का एसआई मात्रक है और पास्कल को हम पीए से लिखते हैं। इसके अलावा हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो यानी 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम 1 मिलीबार कहते हैं, 1 एमबी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये हमने समझा कि क्या वायु भी दाब आरोपित करती है? हाँ। अब वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पवन का चलना, तो अब हम समझेंगे कि कैसे वायुमंडलीय दाब पवन के चलने के लिए, पवन के बनने के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सभी जगह पे वायुमंडलीय दाब एक जगह एक समान नहीं रहता। ये एक जगह है और ये एक जगह है। यहाँ पे हो सकता है कि जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो कम हो, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर हो, और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो। तो हमारे वायुमंडल में 2 स्थानों के बीच में जो दाबांतर होता है, उसी दाबांतर की वजह से जो पवनें हैं वो बनती है। तो पवनें क्यों बनती है? हमारे पृथ्वी के ऊपर जो दाबांतर होता है, दाब में अंतर होता है, कहीं पे हाई प्रेशर तो कहीं पे लो प्रेशर होता है, इसी वजह से पवनें बनती है। क्योंकि दाबांतर की वजह से क्या होता है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, वहाँ पे एक खाली जगह का निर्माण होता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से जो वायु है, वो इस खाली जगह को भरने के लिए इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ चलती है। हम इसी को कहते हैं कि पवन चल रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक बात है? अब पवन से आपको एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्थल समीर का और समुद्र समीर का, जो कि इसी दाबांतर के कारण चलती है। इसको हम समझते हैं। इसको हालांकि ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में समझाया है मैंने पहले भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल अगर हम स्थल और समुद्र इन दोनों चीज़ों की बात करें, तो जो स्थल है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। वहीं जो समुद्र होता है, जो पानी है, वो धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है। तो दिन के समय जब सूरज हमारे स्थल के ऊपर चमकता है, तो चूँकि स्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसी वजह से स्थल पे एक लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः आप देखेंगे कि जहाँ पे भी तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो तापमान और दाब के बीच में हम सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। हालाँकि दाब के लिए और भी कई सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सामान्य तरीके से समझिए कि जहाँ पे भी तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब देखने को मिलेगा। तो दिन के समय चूँकि
तापमान ज़्यादा होता है तो स्थल तुरंत गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है। और स्थल की तुलना में अगर स्थल के आसपास कोई समुद्र है, कोई पानी का कोई वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाई प्रेशर बन जाता है। तो दिन के समय आपको देखने को मिलेगा कि समुद्र में हाई प्रेशर है और स्थल पे लो प्रेशर है। तो मैंने आपको बताया है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो समुद्र से स्थल की तरफ आपको दिन में एक हवा चलती दिखती है, जिसको हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। हवा का नामकरण हमेशा उस दिशा के आधार पर होता है जिस दिशा से हवा आ रही है। ठीक बात है। तो चूंकि समुद्र से स्थल की तरफ हवा आ रही है, इसलिए हम इसको समुद्र समीर कहते हैं। तो दिन में आपको समुद्र समीर चलता हुआ दिखेगा। अगर हम रात की बात करें तो रात में सूरज ढल चुका है, स्थल अपने बहुत जल्दी ठंडा होने की प्रवृत्ति की वजह से तुरंत ठंडा हो जाता है और समुद्र जो है वो स्थल की तुलना में गर्म ही रहता है। तो रात में जो प्रेशर था वो चेंज हो जाता है। जो दिन में स्थल पे लो प्रेशर था वो रात में हाई प्रेशर में बदल जाता है और समुद्र का दिन का हाई प्रेशर रात में लो प्रेशर में बदल जाता है। तो अब देखिए, अब स्थल से समुद्र की तरफ रात में हवा चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, इसको हम बोलेंगे स्थल समीर, क्योंकि हवा स्थल से आ रही है। हवा जिस दिशा से आती है उसी दिशा के आधार पर उसका नामकरण होता है। तो ये स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में दोस्तों हमने बात करी। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो दाबांतर होता है वो पवन की गति के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, पवन की गति जितनी तेज होगी दाबांतर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पवन की गति जितनी तेज होगी दाबांतर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और तेज पवनें वायु दाब को कम कर देती है। मतलब अब यही सेम बात है, दोनों एक ही बात है कि पवन की गति और दाबांतर यानी दो जगहों के बीच में दाब का जो अंतर होता है वो पवन की गति के समानुपाती होता है। इन दोनों के बीच में जगह जो दाब का अंतर है वो ज्यादा होगा अगर पवन की गति ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब तेज पवनें वायु दाब कम कर देती है, इसीलिए अगर आपका घर छप्पर से बना है, ऐसा छप्पर जो कि तेज हवा में उड़ सकता है, तो जब बहुत तेज हवा आती है, जब झंझावात आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, तो ऐसे स्थिति में आपके घर की जो खिड़की होती है उसको खोल देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तेज हवा वायु दाब को कम कर देती है। तो ये आपका घर है, ये आपका छप्पर है। ठीक है, अब इस छप्पर के ऊपर से कुछ वायुदाब लग रहा है, जाहिर सी बात है। अब चूंकि तेज हवा जब चलेगी तो ये जो वायुदाब है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक बात है। तो छप्पर जो आपके घर के ऊपर है, अब उसके ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, तो छप्पर के उड़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। यानी कि आपके घर के अंदर का प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है और ऊपर से वायुमंडल का प्रेशर जो आपके इस छत के ऊपर, इस छपरी के ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को जब तक संतुलित करके रखते हैं तब तक तो ये छपरी आपके घर के ऊपर बनी रहती है, ये छतरी आपके घर के ऊपर बनी रहती है। लेकिन अगर तेज हवा चल रही है तो आपके छतरी के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब लग रहा था ये आप देखेंगे कि कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके छप्पड़ के उड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अपने घर के अंदर के जो दाब है उसको इसके बराबर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, यानी कि अगर अंदर से जो दाब है वो ऊपर की तरफ ज्यादा लगेगा तो ये छप्पड़ को और ज्यादा तेजी से उड़ा देगा। इसलिए खिड़की जो आपके घर में है उसको खोल देना चाहिए, ताकि अंदर में जो वायुदाब बढ़ गया था वो कम हो सके और ऊपर के कम हुए वायुदाब को वो काउंटर कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे कि आखिरकार जब तेज पवनें चलती हैं तो क्यों हमें अपने घर की खिड़कियों को खोल देना चाहिए। हमें इसलिए खोल देना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर का जो दाब है वो ऊपर के दाब के कम होने की वजह से ज़्यादा ना हो जाए, और फिर ऊपर का दाब यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हमारे छतरी के ऊपर दाब लगाया जाता है वो, और हमारे घर के अंदर से जो दाब ऊपर की तरफ लगता है वो एक दूसरे को संतुलित रखे और हमारी छतरी ऊपरी वायुमंडलीय दाब के कम होने की वजह से उड़ ना जाए। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों बात करी पवन के बारे में। पवन के बारे में हमने बात करी, फिर स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में हमने बात करी, और फिर हमने पवन के बनने के बारे में बात करी। तो ये अभी तक हमने बात करी है। अभी तक एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की दाब के बारे में कि दाब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने इसका उपयोग देखा कि आखिरकार हमारे दाब का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। फिर हमने बात करी पवन के बनने के बारे में। हमने बात करी कि क्या द्रव भी दाब लगाते हैं, क्या वायु भी दाब लगाती है, इन सब के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे दोस्तों झंझावात के बारे में और तड़ित झंझावात के बारे में। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झंझावात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आप समझते होंगे तूफान। जब तेज हवा के साथ वर्षा हो और कभी कभी हिमकण भी आने लगे तो हम इसको कहते हैं झंझावात यानी स्टॉर्म।
बहुत तेज़ बारिश होती है। बहुत तेज़ बारिश होने के साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा हवा भी बहुत तेज़ है और कभी-कभी बारिश के साथ-साथ ओले भी पड़ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टॉर्म या झंझावात। अब इसकी प्रक्रिया आप समझिए। स्थल क्या होता है? दिन में गर्म होता है, ठीक बात है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को एक साथ समझ सकें। स्थल दिन में गर्म होता है। स्थल के गर्म होने से स्थल के ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म होती है और गर्म होते ही वो हवा ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करती है। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने पे तापमान कम होता है क्योंकि वायुमंडल फैलता जाता है। ये मैंने आपसे पहले भी बात की है। तो ऊपर की तरफ जाने पे जब हवा का तापमान कम होता है, हवा के तापमान के कम होने की वजह से जो हवा में नमी है, उस नमी का संघनन हो जाता है और जब नमी का संघनन होता है तो फिर ये जो नमी है ये वर्षा के रूप में या फिर हिमकण के रूप में स्थल पे दोबारा आती है। और ये इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है कि नीचे की हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हो रही है, फिर बारिश के रूप में फिर जो नीचे है वो नमी आ रही है, फिर स्थल गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रही है हवा। तो ये एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। इस चक्र की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो तूफान है या झंझावात है वो आते हैं। अब इसी चक्र की वजह से आपको एक और वायुमंडलीय घटना देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग, इसको हिंदी में कहते हैं तड़ित। तो जब ये जो चक्र चलता रहता है कि नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है और फिर इस गर्म हवा के ठंडी होने के बाद इसकी नमी वर्षा के रूप में नीचे आती है। तो एक हवा नीचे से ऊपर जा रही है, दूसरी हवा आप देखें ठंडी होकर नीचे आ रही है। तो इस चक्र की वजह से ऊपर जाती हवा और नीचे आती हवा, इन दोनों के बीच में लगातार घर्षण होता रहता है और इस घर्षण की वजह से आप देखें जो बादल है वो आवेशित हो जाते हैं। बादल आवेशित इस तरीके से होते हैं क्योंकि मैंने आपसे पिछले चैप्टर में बताया था कि जब दो वस्तुओं के घर्षण की वजह से कोई आवेश उत्पन्न होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक आवेश कहते हैं। स्टैटिक इसको चार्ज कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो दो एक हवा ऊपर जा रही है, एक हवा नीचे आ रही है, इन दोनों में घर्षण हो रहा है और इस घर्षण की वजह से बादलों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब समझिए कि लाइटनिंग कैसे आती है। ये 2 बादल हैं, इन 2 बादलों में क्या होता है जो हिमकण होते हैं वो हल्के होते हैं। तो हिमकण ऊपर में पॉजिटिव चार्ज के रूप में किसी भी बादल में जमा हो जाते हैं और जल की जो बूंदें हैं वो भी नेगेटिव चार्ज के रूप में यानी ऋण आवेश के रूप में नीचे जमा हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो नीचे का ऋण आवेश है, बादलों के नीचे जो ऋण आवेश जमा हो गया है, ये धरातल को क्या करता है पॉजिटिवली चार्ज कर देता है और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के जो मिलने की प्रक्रिया होती है, इसी के प्रक्रिया के पूरी होने की वजह से आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है सर्किट पूरा हो जाता है। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। अब ये ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे से मिलकर सर्किट को पूरा करना चाहते हैं और जैसे ही ये सर्किट पूरा हो जाती है, तो हमें एक बहुत तेज़ प्रकाश देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं तड़ित, लाइटनिंग या फिर बिजली गिरना। ठीक बात है? तो अब ये जो आवेश का स्थानांतरण होता है, ये ना केवल बादल और धरातल के बीच में होता है बल्कि बादल के अंदर भी होता है। बादल के अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 2 अलग-अलग बादलों के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस तरीके से आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइटनिंग की जो प्रक्रिया है आपने समझा होगा। अब इस प्रक्रिया के पश्चात मैंने बताया कि जब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के साथ ही आपको एक प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी प्रकाश को हम तड़ित ही कहते हैं, बिजली कहते हैं या लाइटनिंग कहते हैं। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि तड़ित जो है वो कैसे बनता है आपने समझा होगा। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका, अगला वायुमंडलीय घटना है थंडरस्टॉर्म, जिसको हम तड़ित झंझावात कहते हैं। तड़ित झंझावात और कुछ नहीं होता है। जब तड़ित भी हो यानी बिजली भी गिरे, बिजली की गर्जन भी सुनाई दे और तेज वायु के साथ वर्षा भी हो तो हम इसको कहते हैं तड़ित झंझावात। यानी तड़ित भी हो, गर्जन भी हो और झंझावात भी हो, तो इन तीनों के मिलन से जो वायुमंडलीय घटना होती है उसको हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। अब गर्जन कैसे होता है यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल क्या होता है, जब ये प्रकाश उत्पन्न होता है ना? जब सर्किट पूरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने से, तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस गर्मी की वजह से जो आसपास की हवा है, वो हवा अचानक से फैल जाती है और इसी हवा के अचानक फैलने से जो आवाज़ निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं? गर्जन कहते हैं। हम कहते हैं बादल गरज रहा है। तो बादल इसलिए गरजता है क्योंकि बादल बनने के दौरान अब देखें जो लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जो बिजली गिरती है, उस बिजली की में गर्मी जो होती है, उस गर्मी की वजह से वायुमंडल में जो हवा है वो अचानक से फैल जाती है और अचानक से सिकुड़ जाती है। तो इसी अचानक से फैलने और सिकुड़ने की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ होती है जिसको हम कहते हैं बिजली गरजना। तो तड़ित झंझावात में क्या होता है, बिजली भी चमकती है, बिजली गरजते भी हैं और साथ ही साथ तेज़ हवा के साथ वर्षा भी होती है। हम इसको कहते हैं तड़ित झंझावात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
अब हमारे देश में अलग-अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि तटीय झंझावात के अलग-अलग नाम हैं। दरअसल हमारा देश उष्ण कटिबंध में आता है। अगर अच्छे से बात करें तो उपोष्ण कटिबंध में आता है ना? और उपोष्ण कटिबंध में आने की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी मौसमी घटनाएँ घटती हुई दिखती है। तो हमारे यहाँ पे आपको मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा जो हमारे देश के पूर्वी इलाके हैं, जहाँ पे आपको बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा आपको ये सारे जो राज्य हैं देखने को मिल जाएँगे। तो इन राज्यों में और साथ ही साथ हमारे भारत के दक्षिण के कुछ राज्यों में मानसून से पहले, जिसको हम मानसून फुहार कहते हैं, प्री मानसून शावर कहते हैं, तो उस प्री मानसून शावर वाले टाइम में, मार्च के टाइम में कुछ स्थानीयकृत तड़ित झंझावात आते हैं, जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अगर बंगाल, बिहार और झारखंड की बात करें तो उसमें जो तड़ित झंझावात मार्च के महीने में आते हैं, हम उनको काल बैसाखी कहते हैं। असम में इसी को बोरदोली चीरा कहते हैं, कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा कहते हैं और केरल और तमिलनाडु में इसको हम आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये दोस्तों हमने बात करी झंझावात के बारे में, हमने बात करी तड़ित के बारे में, बिजली के बारे में, और फिर हमने बात करी थंडरस्टॉर्म यानी तड़ित झंझावात के बारे में कि ये तीनों का निर्माण किस तरीके से होता है, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि जो तड़ित झंझावात होते हैं, जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होते हैं। इसलिए जब भी थंडरस्टॉर्म आए तो हमें हमेशा निचले स्थानों पर रहना चाहिए, आपको ऊँचे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊँचे स्थानों पर जो बादल है, उसके बीच में जो दूरी होती है वो कम होती है। तो जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सर्किट पूरा होने के चांसेस होते हैं वो ऊँचे स्थानों पे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें निचले स्थानों पर रहना चाहिए और खुले स्थानों पर रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक छोटा-सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर का आपके बुक में दिया हुआ है। लाइटनिंग कंडक्टर जिसको हम तड़ित चालक कहते हैं, ये और कुछ नहीं है, एक लंबी सी रॉड होती है। जैसे मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है? अब इस एक घर में मान लीजिए इस पे अगर बिजली गिरी तो बिजली गिरने से इस घर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस घर को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इस पूरी बिल्डिंग में एक लंबा सा रॉड डाल दिया जाता है। ये रॉड नीचे ज़मीन के अंदर तक घुसा होता है और इस रॉड की लंबाई इमारत से ज़्यादा होती है और इमारत से ये इतना ऊपर होता है। तो ये क्या करता है कि जब भी इमारत पे बिजली गिरती है तो उस बिजली को ये अपने ऊपर ले लेता है और बिजली को अपने ऊपर लेने के साथ ही, चूंकि ये जो रॉड है ये कंडक्टर होता है, तो अपने से होकर ये सारी की सारी बिजली को क्या करता है, अर्थ में ट्रांसफर कर देता है, पृथ्वी में ट्रांसफर कर देता है। तो इससे जो इमारत को नुकसान पहुंच सकता था उस नुकसान से इमारत बच जाता है। और इसी लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक के द्वारा बिजली को अर्थ में ट्रांसफर कर देना, इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो तड़ित चालक का क्या काम है, बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक का इस्तेमाल किया जाता है और जो इमारत पर गिरने वाली बिजली होती है उस बिजली को सीधे सीधे पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित कर देना ही इस लाइटनिंग कंडक्टर का काम होता है। तो ये दोस्तों हमने बात करी तड़ित के बारे में, तड़ित झंझावात के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अब आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है चक्रवात का। चक्रवात को बहुत हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसके निर्माण की सबसे पहले आप प्रक्रिया समझिए कि चक्रवात आपको महासागरों में देखने को मिलेंगे और महासागरों में इसलिए ये बनते हैं क्योंकि चक्रवात की जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत होता है जो आर्द्रता होती है, उस आर्द्रता में जो छुपी हुई गुप्त ऊष्मा होती है जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं वो। तो चक्रवात को चूंकि ऊर्जा ही गुप्त ऊष्मा से मिलती है और गुप्त ऊष्मा कहाँ से आएगी, जब महासागरीय जल वाष्प में परिवर्तित होंगे तो वो कुछ अपने अंदर ऊष्मा को ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और यही ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में आर्द्रता जो जलवाष्प होता है उसमें छिप जाती है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को सबसे पहले आप समझिए। महासागरीय जल गर्म होता है, महासागरीय जल के गर्म होने के बाद उसके ऊपर की जो वायु है वो ऊपर उठती है और महासागरीय जल के गर्म होने की वजह से उस जल का वाष्पीकरण भी होता है और उस हवा में काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता भी आ जाती है। तो अब गर्म और आर्द्र वायु जो है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठने की वजह से उस महासागरीय जल के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और इस निम्न दाब को भरने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए ये आप महासागरीय जल है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर उठ के चली गई। ये हवा कैसी है? ये हवा गर्म है और आर्द्रता युक्त है, इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा है। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी, इस तरफ से भी हवाएं आएंगी और इस तरफ से भी हवाएं आएंगी। अब ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। अब ये कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, हमारे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से किसी भी मूविंग चीज़ पे लगता है, किसी भी गतिशील वस्तु पे ये कॉरियोलिस बल काम करता है। तो इस कॉरियोलिस बल की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो चारों तरफ से तेज हवा आ रही है, इनकी जो गति है
वो कुछ इनकी जो दिशा है कुछ इस तरीके से हो जाती है, सारी हवाएं इस तरीके से घूमने लग जाती हैं। ठीक है, तो अब इसी गोल गोल घूमने की वजह से जो हवा है वो एक चक्रवात का रूप ले लेती है, क्योंकि इस घूर्णन के कारण जो हवा की गति है वो चक्रीय हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, महासागरीय जल गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसके ऊपर की जो हवा है, जो आर्द्र वायु है, वो ऊपर उठी तो वहां पे लो प्रेशर बना। लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आई और हवाएं चक्रीय गति करने लगती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस बल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये चक्रीय गति जब शुरू हो चुकी है, तो फिर जब नीचे की हवा ऊपर जाती है, ऊपर भी वायुमंडल में जाके क्या होता है, संघनन होता है। संघनन होने के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। अब इस संघनन होने की वजह से, यानी कि जो जलवाष्प था, इस जलवाष्प में क्या थी, गुप्त ऊष्मा। कहाँ से आई थी? जो महासागरीय जल था उसके वाष्पीकरण होने की वजह से जो जल वाष्प में तब्दील हुआ था, तो जल वाष्प के अंदर गुप्त ऊष्मा छुपी हुई थी। अब जब ये जल वाष्प संघनित होकर जल बूंद बनता है, तो फिर क्या होता है, ये जो गुप्त ऊष्मा जल वाष्प में छिपी हुई थी, ये गुप्त ऊष्मा रिलीज हो जाती है, गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो जाती है। अब इस गुप्त ऊष्मा के निर्मुक्त होने की वजह से जिस हवा के अंदर ये जलवाष्प था, उस हवा का तापमान और ज्यादा बढ़ता है, फिर वो हवा और ऊपर जाती है। ठीक बात है। और इस तरीके से और ज्यादा बादल बनते हैं और ज्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके से ये जो है चक्रवात वो बनता है। तो ऊपरी वायुमंडल में संघनन होता है, वर्षा होती है, फिर बादल बनते हैं, पवन बनते हैं बहुत तेज, और वर्षा का एक चक्र बन जाता है, और इसी चक्र को हम चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात बादल, पवन और वर्षा का एक चक्र बनाता है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। अगर हम चक्रवात की संरचना की बात करें, मैं उम्मीद करता हूं कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है आपने समझा होगा। इसको मैं 5 तरीके से समझा सकता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये महासागरीय जल है वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ की जो हवा है वो भी गर्म होगी, और हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठने से यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आएंगी। हवाएं जब आएंगी तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इनकी गति कैसी हो जाएगी, चक्रीय गति हो जाएगी, इस तरीके की गति हो जाएगी। और इसकी वजह से, एक चक्रीय गति की वजह से आपको चक्रवात बनता हुआ दिखेगा। अब इस चक्रवात को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो जो हवा ऊपर गई है ना, इस हवा में जो नमी थी, उस नमी में क्या थी, गुप्त ऊष्मा छुपी हुई थी। अब उस नमी से, अब उस नमी का जब संघनन होता है, तो जब जल बूंद में वो परिवर्तित होती है, तो जल बूंद में परिवर्तित होने की वजह से जो गुप्त ऊष्मा है फिर से उस हवा को क्या करती है, ऊर्जा दे देती है। और फिर ये चक्र लगातार चलता रहता है कि नीचे से हवा ऐसे जा रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से हवा जा रही है, ऊपर से ऐसे बारिश हो रही है, और ये गति कैसी, चक्रीय गति हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं चक्रवात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चक्रवात के संरचना की। तो चक्रवात में 2 चीजें अभी आपको इस क्लास में ध्यान में रखनी है। एक तो होती है चक्रवात की दीवार, जो कि आप ये 3 जो लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, चक्रवात की दीवार है। ये चक्रवात की जो दीवार होती है, यहाँ से हवाएं लगातार उठती रहती है, यहाँ से हवाएं लगातार ऊपर की तरफ उठती रहती है, और इन्हीं हवाओं में जो आर्द्रता होती है, उसी से इस चक्रवात को ऊर्जा मिलती है। ये है चक्रवात का आंख। ये जो चक्रवात का आंख होता है, ये चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चक्रवात की संरचना है, जिसमें एक चक्रवात की दीवार है जहां से हवाएं उठती है, और ये बीच में चक्रवात की आंख है, जिसको चक्रवात अक्ष भी कहते हैं। और इस चक्रवात की आंख को हम एक सबसे शांत एरिया ऑफ चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है, एकदम निम्न दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि इसी निम्न दाब के चारों तरफ जो हवाएं हैं वो आके चक्कर लगाती है, और चक्कर लगा के ऊपर उठती रहती है, ऊपर उठती रहती है। अब ये हमने समझ लिया चक्रवात की संरचना। अब हम समझते हैं चक्रवात की समाप्ति कैसे होती है। देखिए, चक्रवात जब महासागर पर बनता है, मान लीजिए ये क्या है, ये जल है, फिर इसके बगल में क्या होगा, स्थल होगा। अब यहाँ से चक्रवात बना, और चक्रवात फिर धीरे धीरे आगे ऐसे मूव करता है। ठीक बात है। तो जब ये चक्रवात स्थल पे आता है, तो स्थल पे आपको पता होना चाहिए जो आर्द्रता है, उस आर्द्रता की हमें कमी देखने को मिलती है। जो नमी, जो कि चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत है, उस नमी की कमी स्थल पे होती है। इसलिए स्थल पर आते ही चक्रवात समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, आर्द्रता, और स्थल पे आर्द्रता बहुत कम होती है, इसलिए चक्रवात स्थल पे आते ही समाप्त हो जाता है। अब चक्रवात से होने वाली अगर हम हानि की बात करें, तो चक्रवात से हमारे देश की अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। अब देखेंगे, घर कई सारे उजड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स उजड़ जाते हैं, जो भी अवसंरचनाएं हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जान माल की क्षति होती है, फिर परिवहन बाधित हो जाता है, हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पाते हैं। इसकी वजह से फिर आप देखें तो विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, क्योंकि कई सारे पोल्स उखड़ जाते हैं, बिजली के तार गिर जाते हैं, है ना। फिर इसके अलावा कभी कभी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो महासागरीय जल
के साथ महासागरीय जल को जो चक्रवात जल से स्थल की तरफ आते हैं वो ले आते हैं, और इस महासागरीय जल की वजह से तटीय क्षेत्रों में कभी-कभी बाढ़ भी आ जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है चक्रवात की वजह से, तो इसमें नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है, और नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारी वर्षा से आपको पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो तटीय कृषि भूमि है उसकी लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि महासागरीय जल उस कृषि भूमि पे जब आता है तो महासागरीय जल जो होता है वो लवणीय होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से कृषि भूमि की जो उर्वरता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों चक्रवात से होने वाली हानि थी, और हम चक्रवात से बचाव के लिए आईएमडी द्वारा चेतावनी पे निर्भर रह सकते हैं कि आईएमडी जो है वो बार-बार मौसमी घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करती है, और मौसमी घटनाओं के ऑब्जर्वेशन में जैसे आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, इन सारे घटकों को ध्यान में रखते हुए जो आईएमडी है वो ये अंदाज़ा लगाता है कि कहाँ पे चक्रवात आने की संभावना है। तो हमें इन सारी चेतावनियों पे हमें इन सारी चेतावनियों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन से जो भी मैंने आपको समझाया वो आपने समझा होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्योग्राफी का है। तो जो यहाँ पे मैंने उतनी ही बातें बताई हैं जो बातें आपके सिलेबस में इस चैप्टर में मेंशन की हुई है, क्योंकि आगे जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी में आपको बहुत ही डिटेल में चक्रवात का पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कि चक्रवात का निर्माण किस तरीके से होता है, कई प्रकार के चक्रवात होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से जो भी आपके लिए ज़रूरी बातें थी, मैंने एक भी बातें नहीं छोड़ी, मैंने उन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस किया है जो कि आपके बेस को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।